हाँ, भाषा और पाठ्यक्रम में इससे पहले हमने भाषा की विशेषताएं पढ़ी थी। विशेषताओं में कुछ और रह गई थी, कुछ और टॉपिक्स रह गए थे और बिंदु रह गए थे, वो आगे मैं पढ़ा देती हूँ। उससे पहले हमने अर्थ, प्रकृति, भाषा का स्वरूप, ये सब हमने पढ़ लिया था। भाषा की प्रकृति और विशेषताएं हम पढ़ रहे थे। भाषा की प्रकृति एवं विशेषताएं। इसमें हमने ये पढ़ लिया था कि भाषा किस प्रकार उसका अर्जन किया जाता है, किस प्रकार से भाषा चिर परिवर्तनशील रहती है, उसमें किस तरह से परिवर्तनशीलता रहती है और कैसे उसमें नए जो परिवर्तन है वो समाहित होते हैं। इस तरह से और भी जैसे जो विशेषताएं, एक चीज हमने पढ़ी थी कि भाषा का अर्जन अनुकरण से होता है। उसी टॉपिक से संबंधित दो और पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। जैसे मैंने व्याख्या में भी बोल के बताया था कि वह पैतृक संपत्ति नहीं है, एक तरह से अर्जित संपत्ति है, तो उनको भी हम संख्या में बता सकते हैं। जैसे 4 विशेषताएं पढ़ ली थी हमने, तो 5वीं विशेषता है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। संपत्ति नहीं है। जो नहीं है पैतृक संपत्ति, जैसे मैंने बता ही दिया था उदाहरण लेकर भी कि एक बालक को यदि हम दूसरे कहीं वातावरण में दूसरी जगह उसे भेज देते हैं तो वहां के वातावरण और संस्कृति के अनुसार वहां के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को ही वो ग्रहण करता है। पैतृक संपत्ति से अर्थ तो क्या होता है, पिता की संपत्ति जो कि विरासत में उसे प्राप्त होती ही है। तो इस तरह से भाषा को हम पैतृक संपत्ति नहीं कह सकते। इसीलिए फिर क्या है, अगला पॉइंट हम ये बता सकते हैं, ये पैतृक संपत्ति नहीं है तो क्या है, अर्जित संपत्ति, यानी अर्जन से ग्रहण करते हैं, इसे हम स्वयं प्राप्त करते हैं। तो बता देंगे कि भाषा अर्जित संपत्ति है। इसमें भी लगभग हम जो एक्सप्रेशन पैतृक संपत्ति में बता रहे हैं, अनुकरण में बता रहे हैं, वही वैसा ही इसमें भी बताया जाएगा कि जैसे वातावरण के अनुसार, जिस तरह का जो वातावरण है उस वातावरण से ही है बालक अपनी भाषा सीखता है। और चूंकि वो वातावरण से सीखता है, प्राप्त कर रहा है, तो वह क्या है, अर्जित संपत्ति है। जैसे वातावरण में, जैसे समाज में, जैसे देश में, राष्ट्र में उसे रखा जाएगा, उससे संबंधित भाषा का ज्ञान ही उसे हो पाता है। नेक्स्ट, सर्जनात्मकता। सर्जनात्मकता से अर्थ, पहले सर्जन क्या है इसको समझ लेते हैं। सर्जन से अर्थ सृजन से है, जिससे अर्थ रचना से है, यानी निर्माण करने से। एक तरह से कहें कि भाषा में क्या रचना, क्या निर्माण हो रहा है, नहीं, भाषा भी एक तरह से सर्जनात्मक होती है, निर्माण करती है। जैसे बालक हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। हालांकि हम ये कहते हैं कि भाषा के अपने नियम होते हैं, अपनी व्याकरण होती है, लेकिन बालक भाषा का प्रयोग उस स्तर से करते करते भी वो अपने स्तर का प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं अपने हिसाब से भी उसे बोलते हैं। तो जो प्रयोग को वो अपने स्तर से करते हैं, उसका प्रयोग, उसमें अपनी जैसे उनकी रुचि है, जो उनका सामर्थ्य है, जो उनकी स्थिति है, तो उसका प्रभाव भी भाषा पर पड़ता है। तो वो अपने सामर्थ्य, रुचि या स्थिति के अनुसार भाषा का जिस तरह से प्रयोग करते हैं, तो वह प्रयोग क्या कहलाता है, सर्जनात्मकता, क्योंकि वो अपनी तरह से उसका निर्माण कर पा रहे हैं, अपनी तरह से उसकी रचना कर लेते हैं। तो इसीलिए एक विशेषता भाषा में ये भी पाई जाती है कि उसमें सर्जनात्मकता होती है, अपने सामर्थ्य, रुचि और स्थिति के अनुसार इसे प्रयोग में लिया जाता रहता है। अब नेक्स्ट लिखेंगे
यादृच्छिकता। पहले यादृच्छिकता का अर्थ समझ लेंगे। यादृच्छिकता से अर्थ होता है इच्छा से, ऐच्छिक या स्वतंत्र रूप से, कि एक तरह से जो समाज है, समाज में अपनी भाषा होती, प्रत्येक समाज में हम जैसे एक क्षेत्र बदलते हैं, एक शहर बदलते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, एक देश बदलते हैं, दूसरे में जाते हैं, तो ये तो और बड़ी बात हो जाती है। लेकिन छोटे छोटे समाज हैं, तो एक समाज से दूसरे समाज में भी जाते हैं, तो भाषा का चाहे छोटा ही अंतर उसमें प्रतीत होता हो, थोड़ा ही अंतर उसमें होता हो, लेकिन भाषा का अंतर उसमें आ जाता है। तो समाज की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी ऐच्छिकता और स्वतंत्रता के आधार पर भी भाषा का निर्माण होता है। तो यहाँ यादृच्छिकता, जो ऐच्छिकता क्या है, तो ऐच्छिकता से अर्थ यानी उसके स्वयं की इच्छा, यानी भाषा को निर्माण करने में, भाषा को बनाने में समाज की स्वयं की इच्छा जैसे होती है, उस तरह की भाषा का निर्माण हो जाता है। तो भाषा में एक विशेषता यादृच्छिकता भी होती है, यानी वह अपनी इच्छा के अनुसार उसको बनाने में, उसका निर्माण करने में या प्रयोग करने में स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए यादृच्छिकता भी भाषा की विशेषता है। अब नेक्स्ट विशेषता पढ़ेंगे। जैसे भाषा ध्वनियों का समूह है, ये हम पढ़ते आ ही रहे हैं कि जैसे ध्वनि है, ध्वनि क्या है, भाषा है एक तरह से। तो कैसे है थोड़ा सा और देख लेते हैं। हाथ हो गए हैं। भाषा ध्वनियों का समूह है। जैसे हमने इसके बारे में बात की थी, ये विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है। तो विचार जो हमारे आदान प्रदान किए जाते हैं, किन्हीं किन्हीं ध्वनियों के माध्यम से किए जाते हैं, और बहुत सारे ध्वनियों के मिलने से ही वो विचार बनते हैं। तो इसीलिए इस तरह से इसको ध्वनियों का समूह कहा गया है। अब हम बात करें कि भाषा में ध्वनियां कैसी होती है। सार्थक भी होती है और निरर्थक भी होती है, क्योंकि शब्द किस तरह से बनते हैं, सार्थक भी बनते हैं और निरर्थक भी बनते हैं। लेकिन भाषा का संबंध, सही मायने में जो भाषा का संबंध है, वह सार्थक और व्यक्त ध्वनियों से ही रहता है। सार्थक और व्यक्त ध्वनियों से, जो सार्थक और व्यक्त ध्वनि है वही भाषा से संबंधित होती है। एक तरह से कई सारे शब्द हैं, कई सारी ध्वनियां हैं जो भाषा में आ जाती हैं, वो पशु पक्षियों से भी बनकर आती हैं। जैसे कि पक्षियों की भी भाषा है, उनके जैसे पक्षियों की ध्वनियों से जो शब्द बने हैं, जैसे चहचहाना बना है। इसी तरह से जैसे जो पानी है ऊपर से गिर रहा है, झल रहा है, तो हमने उसको झरना नाम दिया है, शायद इसीलिए उसकी ध्वनि के आधार पर हमने उसे झरना शब्द कहा है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे टर्राना, फटर पटर करना, तो ये सारे कैसे ध्वन्यात्मक शब्द बने हैं, ध्वनियों के रूप से बने हैं। उन ध्वनियों के आधार पर हमने भाषा में कई तरह के और सार्थक शब्द भी ले लिए हैं। हालांकि इन शब्दों की सार्थकता में भी ऐसी कोई श्रेणी नहीं होती, निरर्थक भी लेकिन इन्हें नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह चलायमान है और ये शब्द चले आ रहे हैं और इनको हम काम में भी लेते हैं। और ये सारे शब्द जिनका निर्माण का आधार क्या है, किसी न किसी प्रकार की ध्वनि है। तो हम ये बता सकते हैं कि भाषा ध्वनियों का समूह है। नेक्स्ट विशेषता पढ़ेंगे। भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर
जाती है। ज्यादातर ये देखो कि जैसे जो भाषा है उसमें बोले जाने वाले जो कठिन शब्द होते हैं, हम उनका कोई ना कोई छोटा सरल शब्द निकाल लेते हैं, क्योंकि ताकि हमें बोलने में परेशानी ना हो या बोलने में हमारा अत्यधिक श्रम खर्च ना हो, क्योंकि सभी व्यक्ति क्या चाहते हैं कि कम समय लगे और आसानी से काम हो जाए। सभी काम हम ऐसे ही करना चाहते हैं कि टाइम भी कम लगे और सरल तरीके से भी काम हो जाए। तो वही सारी जो स्थिति है, जो मनुष्य की स्थिति है, वही भाषा में भी काम आती है। तो भाषा भी इसी मनुष्य के इसी स्वभाव के कारण कठिनता से सरलता की ओर जाती है। कैसे भी जो बड़े कठिन शब्द होते हैं उनको छोटे रूप में बोल लेते हैं। जैसे हम टेलीविजन की बात करें, टेलीविजन जो कि दूरदर्शन होता है, दूर से देखने वाला, तो अब हम यहाँ टेलीविजन में बोलकर सभी, कोई नहीं बोलेगा टीवी, टीवी कहकर ही काम चला लिया जाता है। इसके अलावा कई बड़े नाम होते हैं जिनको हम एन के, आर के, जैसे छोटे छोटे कोई भी नाम है, जैसे राजकुमार है, आर के बोल दिया, कौन इतना बड़ा बोलेगा। ऐसे बहुत सारे और भी कई चीजें हो सकती हैं जो कठिन शब्द हैं। तो उन कठिन शब्दों का अल्टरनेट हम स्वयं निकाल लेते हैं और उनको सरल बनाने के लिए कोई और सरल शब्द बना लेते हैं। तो इस तरह से इन उदाहरणों के आधार पर भी हम बता सकते हैं कि जैसे जो भाषा है वह कठिनता से सरलता की ओर जाती है। नेक्स्ट विशेषता पढ़ेंगे। जैसे भाषा में जो है एक स्थूलता और सूक्ष्मता का भी भाव होता है। हमेशा जो भाषा है वो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ती है, या कहें कि जैसे और प्रौढ़ता की ओर बढ़ती है। प्रौढ़ता से अर्थ क्या है? और अधिक विकसित होना। प्रौढ़ से अर्थ यहाँ बुढ़ापे से या इस तरह का नहीं है, अनुभव से अर्थ लिया है, और अधिक विकसित होने से लिया है। तो हमेशा जो भाषा है वह स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ती है और प्रौढ़ता की ओर बढ़ती है। भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ती है। वह ओर के साथ लगाने वह प्रौढ़ता की ओर बढ़ती है। ओर बढ़ती है। हाँ देखो, पहले स्थूलता और सूक्ष्मता से हम समझ लेते हैं। स्थूलता से अर्थ विस्तृतता से है और सूक्ष्मता से अर्थ छोटेपन से है, जो इसका सामान्य अर्थ ही है। लेकिन भाषा में हम इसे देखें तो विस्तार विस्तृत से अर्थ यहाँ ये है मोटेपन से है, एक तरह से कम परिष्कृत होना, या एक तरह से कि और विकास उसका कम हो पाना। तो जो भाषा है पहले किस तरह से बोली जाती रही है, धीरे धीरे उसके बोलने में और सुधार होता है और विकास होता है, कई नियम और भी बनते हैं। तो उनसे धीरे धीरे भाषा सूक्ष्मता की ओर जाती है और नवीन होती जाती है। ऐसे ही जैसे प्रौढ़ता शब्द लिया है वो भी इसीलिए है कि है और विकसित होती जाती है। जैसे हम हिंदी के लिए बात करते हैं कि क्योंकि प्राचीन काल में जो बताया भी जाता है, जो है भी कि संस्कृत से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा के प्रारंभ में जो बोले जाने का समय जो भी था वो किस तरह का था, कुछ अलग तरह से है कि जैसे पहले जो बोली जा रही थी हिंदी, शुरुआत में प्राकृत भाषा बोली गई, फिर धीरे धीरे अपभ्रंश बोली गई, फिर अवहट्ट भाषा बोली गई। जैसे हिंदी भाषा का हम विकास की जहाँ बात करते हैं वो वहाँ ये सारी चीजें पढ़ते हैं, उसमें हम ये सारी चीजें बताते हैं कि किस तरह से हिंदी भाषा का विकास हुआ है, कहाँ जाकर हिंदी जैसे आज के परिष्कृत और मानक रूप तक पहुंची है। तो हम जब वो प्रारंभिक हिंदी की बात करते हैं तो प्रारंभ में जो हिंदी बोली जाती थी, जो आज परिष्कृत और मानक जो हिंदी है, तो वो सूक्ष्मता की ओर बढ़ी है और नवीन हो गई है और अच्छी विकसित हो पाई है। तो ऐसी शायद प्राचीन काल में वो नहीं थी। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाती है। यदि संस्कृत की बात करें तो उसके लिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि
कि जो संस्कृत भाषा है आज और परिष्कृत हो गई है और अच्छी बोली जाती है। ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि संस्कृत जो है वो प्राचीन काल से चली आ रही है, प्राचीन काल की भाषा है और प्राचीन काल में आज के बजाय और अधिक परिष्कृत और प्रौढ़ बोली जाती थी। तो संस्कृत भाषा के लिए ये बात नहीं कह सकेंगे कि आज वो और प्रौढ़ हो रही है, वो पहले से बहुत प्रौढ़ और विकसित है। तो जो हिंदी भाषा है क्योंकि उसका जन्म, उसका विकास उससे हुआ है, तो प्रारंभ में उसके जो बोलने का ढंग था वह धीरे धीरे आज विकसित होकर परिष्कृत रूप तक पहुंचा है। तो उसी चीज को हमने यहाँ बताया है कि वह और विकसित होकर नवीनता की ओर, सूक्ष्मता की ओर बढ़ी है। इसीलिए हम ये बताते हैं कि भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर अर्थात क्रोधता की ओर बढ़ती है। हाँ, नेक्स्ट विशेषता पढ़ेंगे। भाषा जो है वह आद्यंत सामाजिक वस्तु है। भाषा जो 10 पॉइंट हो गया है ज्यादा हो गया। भाषा आद्यंत सामाजिक वस्तु है। हाँ देखो, पहले तो आद्यंत शब्द को समझ लेंगे। आद्यंत, आदि और अंत दोनों को मिलाकर ये बना है। यहाँ दय शब्द है और यह मिला हुआ है, तो आद्यंत शब्द है ये जो यण संधि से बना है, आदि और अंत से मिलकर जैसे बनता है आदि और अंत, जो हम यण संधि में पढ़ते हैं। यदि यहाँ ई आता है उसके बाद भिन्न कोई स्वर आता है, उसके मिलने से यहाँ का जो ई स्वर है वो य में परिवर्तित हो जाता है और जो यहाँ जो जिस वर्ण पर वो स्वर लगा होता है वह आधा रह जाता है। तो इसीलिए यहाँ दे तो ये आधा रह गया है और ये यहाँ बन गया है और बचा हुआ जो शब्द इसी से परिवर्तित हो ही गया है ये दोनों स्वर तो, और ये जो बचा हुआ स्वर जो शब्द है वो हमने लिख दिया है। तो आदि और अंत अर्थात आदि से अर्थ क्या होता है? प्रारंभ। आदि से अर्थ है प्रारंभ और अंत से अर्थ अंत, आखिरी। तो हम ये कह सकते हैं यानी प्रारंभ से आखिर तक, आद्यंत यानी प्रारंभ से शुरू से लेकर लास्ट तक भी जो भाषा है वह सामाजिक वस्तु है। क्यों है सामाजिक वस्तु? क्योंकि भाषा का निर्माण, जैसे हम शुरू से पढ़ रहे हैं उसको समझ रहे हैं कि जो भाषा का निर्माण है वो किसमें होता है? समाज में होता है। और मनुष्य भी क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य भी सामाजिक प्राणी है। भाषा का निर्माण मनुष्य के द्वारा ही समाज के माध्यम से होता है। समाज की जैसी आवश्यकता होती है, जैसी उसकी रुचि इच्छा होती है, उसी के अनुसार जैसे भाषा का जो निर्माण होता है या भाषा का की रचना होती है। तो इसीलिए भाषा को बताया है कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। क्योंकि मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहते हुए आपस में दूसरे मनुष्यों से, समाज के अन्य लोगों से विचार विनिमय की आवश्यकता पड़ती है। तो विचार विनिमय की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही उसने क्या किया है? भाषा का निर्माण किया है। तो उसकी आवश्यकता प्रारंभ में भी थी, आज भी है और आखिर तक यानी अंत तक रहेगी। जब तक मनुष्य है उसे विचार विनिमय के लिए माध्यम चाहिए, उसे अभिव्यक्त करने की आवश्यकता रहती है। तो इसलिए भाषा जो है वह आद्यंत सामाजिक वस्तु भी है। इसके अलावा जैसे भाषा के लिए हम ये भी बता सकते हैं कि जैसे भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। 11वां है इसमें कौन सा? भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं है। देखो, भाषा का अंतिम स्वरूप क्यों नहीं है? जैसे हमने इससे पहले की विशेषताओं में
एक चीज पढ़ी थी कि भाषा परिवर्तनशील है। जैसे समाज की जैसी आवश्यकताएं होती हैं, जिस तरह का परिवर्तन उसको आवश्यक होता है, अपेक्षित होता है, उसी प्रकार का वो परिवर्तन करता है। जैसे हम अपनी संस्कृति और परंपराओं की बात करते हैं तो वो भी किस तरह की होती है, परिवर्तनशील में होती है। और वही संस्कृति जीवित रह पाती है, वही परंपरा जीवित रह पाती है जो अपने आप में परिवर्तन कर लेती है। अन्यथा वो रूढ़ी बन जाती है, अंधविश्वास बन जाती है और उनका प्रचलन धीरे धीरे कम होने लगता है। इसीलिए भाषा का भी संबंध उसी प्रकार से है, जैसे समाज की अपेक्षाएं होती हैं उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। और चूंकि परिवर्तन होते रहते हैं, ये परिवर्तन हमेशा होते रहेंगे जैसे जैसे उनकी आवश्यकताएं अपेक्षाएं बदलती रहेंगी। तो यही रूप है, यही स्वरूप है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। हम ये नहीं कह सकते भाषा यहाँ तक विकसित हो चुकी है और अब इसके बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा या कोई विकास अब इसमें नहीं होगा, क्योंकि समाज की आवश्यकताओं, रुचियों के अनुसार, स्थिति के अनुसार भाषा में परिवर्तन होता रहेगा, विकास होता रहेगा। क्योंकि भाषा को बताया भी गया है कि यह एक तरह से जीवित भाषा है। अगर यदि मृत भाषा होगी तो फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, विकास नहीं होगा। लेकिन भाषा जो प्रयोग में ली जा रही है तो उस भाषा का जैसे कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, उसमें परिवर्तन होता रहना स्वाभाविक है। अब ये समस्त भाषाओं की, अपनी समस्त भाषा की विशेषताएं हो गई है। इससे अगला हम टॉपिक कल पढ़ेंगे।